वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस वासिम 2 मिनट ज़रा। ओके सर। अच्छा जी, किसी को कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। मीनवाइल। वालेकुम सर। सर अब्दुल हसीब अंसर फ्रॉम कराची। जी सर। सर एक आपसे कहा बात करनी थी। जी जी बोलिए। सर ये मैंने आपके ना रिकॉर्डेड लेक्चर है ना आईसी में से ना परचेज किए ना, तो सर तकरीबन तो लेक्चर तक नवंबर तक तो हो गए। हम्म। तो सर ये मतलब तैयारी जो आपने कर मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसी को सर फॉलो रखें और बुक्स वगैरह कोई साइड में रखनी है सर। बुक मैंने स्टडी टेक्स्ट बताया हुआ है। उसमें प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यूज की तैयारी के लिए मैंने बताया हुआ था कि सीधा सीधा के मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने ईमेल अकाउंट पे भी सबको अपलोड किया हुआ है। तो उसके एमसीक्यूज कर लेंगे तो प्लस लेक्चर्स तो सफिशिएंट है। सर जो आप बुक जो आपने आईसीएमई की बुक रिकमेंड करी हुई है उसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो मतलब ऐसी लग रही हैं कि मतलब सही नहीं है उसमें कुछ बात जगहों ठीक पे। है आपकी। जी जी, आप मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। तो सर फिर लेकिन उसको मतलब किस तरह एड्रेस करें, ये तो मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए तो काफी मतलब इशू है इस तरह से तो। एमसीक्यूज के हवाले से उसमें कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, लेकिन गलती है वो मैं बता देता हूँ किस किस नौयत की गलतियाँ हैं। उसमें अमूमन कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है कई जगहों पे। कई जगहों पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। लेकिन कोई ऐसी मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन कम हो सकती है, गलत नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं पे कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट गलत डिलीवर हुआ है, ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक सर। सर एक जी जगह पे ई कॉमर्स की साइट पे इन्होंने लिखा हुआ है, ई कॉमर्स आर्किटेक्चर है ना सर, जी जी। उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या नाम है जो इंटरफेस है वो या तो सर्वर साइड पे चलेगा या तो क्लाइंट साइड पे चलेगा। जबकि हम तो यही होता है ना कि सर्वर पे चल रही होती है हमारी वेबसाइट, हम्म। और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर से वो रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल होके हमारी जो यूजर है उसके कंप्यूटर पे शो हो रही होती है। हम्म। तो
तो जबकि वो इसमें ये कह रहा है ई कॉमर्स आर्किटेक्चर में 2 तो टियर मेरा में। ख्याल आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है हुआ है, वहाँ पे वो मिस इंटरप्रिटेशन हुई होगी। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर है, उसमें वो 2 लेयर और 3 लेयर की बात करता है, अगर गालिबन शायद वही आप बात कर रहे हैं, 2 टियर जी 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 आर्किटेक्चर, 3 टियर जी जी आर्किटेक्चर। जी। इसके अंदर वो बेसिकली ये कहता है कि बाजू का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्लाइंट पे है, और बाकी जो लेयर है जिसमें बिजनेस लॉजिक लेयर है प्लस आपकी डाटा लेयर है, वो आपके सर्वर के ऊपर होती है। ठीक है, और ये है 2 टियर अमूमन। लेकिन इससे पहले ये हुआ करता था, जो कि अब आउटडेटेड हो गया है, कि सारी की सारी चीज़ जो है वो बेसिकली सर्वर एंड के ऊपर चला करती थी, लेकिन उसमें इश्यूज आते थे। फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन लेयर का कुछ पार्ट क्लाइंट साइड पे कर दिया और कुछ पार्ट सर्वर साइड पे कर दिया, लेकिन वो भी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अब 3 टियर आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो यूजर एंड पे चल रही होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सर्वर एंड पे नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर सर्वर एंड से ही क्लाइंट एंड के ऊपर आती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो बिजनेस लॉजिक लेयर है वो एक अलग मशीन के ऊपर होती है, जो डाटा लेयर है वो भी एक अलग जगह पे ऊपर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। सर अगर उन्होंने आपको ईदर किसी ईदर का लफ्ज इस्तेमाल किया सर। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए हम एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रेजेंट, आप उसको इंटरफेस ले रहे हैं। जी इसमें लिखा हुआ है कि जो ये इधर यूजर इंटरफेस या नहीं यहाँ के सर्वर पे चलेगा या तो हम्म, क्लाइंट पे चलेगा। और दूसरा ये कि ये ई कॉमर्स आर्किटेक्चर जो इन्होंने हेडिंग दी हुई है, यहाँ पे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर नहीं आएगा सर? क्या नहीं आएगा? एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। उनका मकसद कहने का यही है कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है बेसिकली, वो उसको ई कॉमर्स आर्किटेक्चर कह रहे हैं। वो बेसिकली उसको पता क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपका या तो शायद थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, आप उसको उस तनाजुर में देखें। हो ये रहा है कि जब आप उसको अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो वो लेते हैं एज एन डिप्लॉयमेंट सिनेरियो। ठीक है, मतलब अगर एक बिजनेस प्रोफेशनल है, उसके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट। लेकिन अगर हाँ ठीक। एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है ना, तो उसके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अभी जो ऑडियंस है वो हमारी बेसिकली बिजनेस प्रोफेशनल ऑडियंस है, उसके लिए उन्होंने उसको इस तरह से करके लिखा है। कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक सर। सर आखिरी एक बात पूछनी है सर। देखिए, मेरे पास जो क्या नाम है एक बुक है। आपकी आवाज़ हल्की हो गई, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरे पास एक बुक है चार्ल्स पार्कर साहब की। जी जी, बहुत अच्छी बुक है, फो- पुरानी बुक है काफी। उसका तो कौन सर सा? मतलब ये मेरे पास है थॉमस केस साहब की सेकेंड एडिशन है सर मेरे पास। तो मतलब इसको अगर साथ में लेकर चलूं, जैसे कि अगर कोई रेफरेंस के तौर पे कि अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही अधूरी, तो ये मतलब बेटर रहेगा। जो चार्ल्स पार्कर की बुक है वो बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बुक है, और आपकी आउटलाइन के अंदर जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेक्शन है वो तकरीबन 30% to 40%। ठीक है, तो आपको दूसरी बात ये कि आपके पास जो एडिशन है वो काफी पुराना है, उसके अंदर तो ई कॉमर्स आर्किटेक्चर के बारे में शायद इंफॉर्मेशन ना हो। हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हवाले से या डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से या बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इट्स अ वेरी गुड बुक। मतलब वो आउटलाइन का वो पार्ट जो चार्ल्स पार्क डिस्कस कर रही है, आप वहां से कर सकते जी सर, वो बिल्कुल है ना, ऐसे पेपर बेस्ड है ना, जैसे कि वो वहां से उसने शुरू किया हुआ है और फिर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आते हैं वो। हैं। जी जी, मतलब वो वो बुक इस बेसिकली तरह कहते हैं उन्होंने डिजाइन की हुई मैनेजमेंट। है। ठीक है, वो आप देखें, अभी हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर तो हम्म। पेपर आपका सब्जेक्टिव होता तो मैं तो जरूर कहता कि जी जितनी बुक पढ़ें उतनी कम है, मैं तो ये नहीं कहता कि एक बुक पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात, अब चूंकि पेपर है सीबीटी बेस्ड प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उस सूरत में फिर हमें कोशिश ये करनी है कि हमें वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जहाँ जो कि एग्जामिनर का भी पॉइंट ऑफ सोर्स हो सकता है, या कम ठीक से सर। कम वहां से इंफॉर्मेशन ना लें जो कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ सोर्स नहीं होगा। तो in my opinion, Charles Parker may not be the point of source for the examiner. So in that regard, for information you should consult it. If you consult, it's a very good thing. I won't deny to that. लेकिन आप अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्टडी टेक्स्ट जो है वुड बी मोर हेल्पफुल डिस्पाइट ऑफ इट्स वीकनेसेस। लेकिन वीकनेसेस की नोयत भी मैंने बता दी,
उसमें कोई बहुत ज्यादा कहीं ऐसी, मैंने उसको प्रूफ रीड किया है पूरा, मतलब कई बार मेरे किए हुए मैंने सुने। जी जी, मेरे पास ही वो रिव्यू के लिए आई थी और मैंने ही उसके ऊपर कमेंट भेजे। ऑल्दो कि वो बाहर, वो एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि वो कमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुए नहीं हुए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, वीकनेसेस हैं। ठीक सर, बाकी अगर कोई ऐसा इशू वगैरह हो तो मैं मतलब आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? आपके आखिरी क्लास कब तक है सर? आखिर तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब सेशन कंक्लूड होने की तरफ जा रहा है, तो होपफुली मैं 15 13 है, मतलब मैंने इस वीक कंक्लूड करना है उसको। इंशाल्लाह। तो सर मतलब मेरे को अगर कोई इसी कोई मतलब ऐसा पूरा तो कुछ भी नहीं पूछना होगा, कभी कोई ऐसी चीज अगर बात जो ऐसी है जहन में जो खटक रही हो, तो सर मतलब वो किस तरह आपसे मैं एड्रेस कर सकता हूँ? वो मैं वो मैं भी खुद उसको देख रहा हूँ कि मैं क्या ऐसे फोरम दूँ जहाँ आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें बाहर, तो मैं आपको नियर 2 3 लेक्चर्स के अंदर बता दूंगा। ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी उमर, नेक्स्ट आपका सवाल प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, पूछें पूछें। हेलो सर, आवाज़ आ रही जी है? जी जी, ये एक मिनट है। जी पूछिए उमर। जी सर, मैंने ये पूछना था, डेटा माइनिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें बहुत फर्क है। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका काम आपके डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है या विजुअलाइजेशन करानी है कि, या उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना है कि वो इंफॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जी सर। और डेटा माइनिंग जो है वो क्या है? डेटा माइनिंग, डीएसएस एक सिस्टम है पूरा। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग एक टेक्निक का नाम है जिसका मकसद क्या है कि एक ह्यूज डेटाबेस में से काम की मालूमात को एक्सट्रैक्ट करना। काम की मालूमात का मतलब ये है कि जो मेरे लिए काम की है, जो उस ऑडियंस के लिए एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम काम की है, वो निकालना। हम इसको ये जी कहते सर। हैं कि डेटा माइनिंग का मकसद ये ऐसे ही है जैसे कि किसी मादनियात की कान में से अहम मादनियात को निकालना। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें, पत्थर भी होंगे, तो जी सर। हमने क्या करना है, हमने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको निकालना। ठीक है। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं हिडन पैटर्न्स। बहुत सारी, अगर आप में से कोई शख्स फॉर एग्जांपल स्टॉक ट्रेडिंग करता है या उसको पता है, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है उसके ऊपर जो वेबसाइट है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो उस सिर्फ उस इंफॉर्मेशन से हर बंदा डिसीजन नहीं ले सकता है। हमें इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर तज्जिया करके, एनालिसिस करके उससे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन कंक्लूड करनी होती है जिससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी। तो डेटा माइनिंग उस टेक्निक का नाम है जो कि आपके डेटा में से बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देती है आफ्टर एनालिसिस, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। सर, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हमने डेटा वेयर हाउस में से डेटा माइनिंग के जरिए हमने जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी इंपॉर्टेंट, वो हाँ, निकाली और फिर डिसीजन सपोर्ट बिल्कुल सिस्टम से हमने डिसीजन ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही यही मकसद है। जी, ये तो नहीं ना होगा सर कि अगर हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं तो हम डेटा माइनिंग नहीं करेंगे, पहले हम डेटा माइनिंग करेंगे फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेंगे ना उस पर? डेटा माइनिंग तो होगी, बिल्कुल होगी, जी सर। लेकिन उसके अब बाद अगर, हम डिसीजन करेंगे। हाँ लेकिन अगर डीएसएस के अंदर अगर कोई कहता है कि जी मैंने डाटा माइनिंग नहीं की, डाटा एनालिसिस किया हुआ है, तो ठीक है, वो उसकी मर्जी कि उसने कैसे उसको डिजाइन किया। जी सर, बस यही सर कंफर्म करना था कि ना, डेटा वेयर हाउस में पहले हम डेटा माइनिंग करेंगे, फिर जो हमारे पास डेटा निकलेगा हम उस पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज करके अपने लिए इंफॉर्मेशन निकालेंगे। डाटा वेयर हाउस पे डाटा माइनिंग अप्लाई करेंगे, वो जी डाटा सर। माइनिंग की इंफॉर्मेशन, जो एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन, वो डीएसएस को जाएगी और वो उसको हमें हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में।
जी तो सर, थैंक यू बेसिकली क्लियर। डेटा माइनिंग डीएसएस का पार्ट है, इंजन है। जी सर, ऐसे ही है। सर एक और चीज़ यही ई कॉमर्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी। यहाँ पे मैंने ना डायग्राम देखी है, उसने टायर नंबर 1 क्लाइंट को कहा है, टायर नंबर 2 वेब सर्वर को कहा है, टायर 3 एप्लीकेशन सर्वर को कहा है, और टायर एंड डेटा सर्वर को कहा है, डेटाबेस सर्वर को। तो टायर का हमने मतलब तो होता है इतनी मशीन। जी सर, मशीन। हम्म। सर हमने तो बस यही जहन में रखना है ना, मतलब कि अगर ये वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर अगर 2 मशीन्स पर वर्क कर रहे हैं तो 2 टायर है, अगर 3 हम्म। मशीन्स पर हैं तो 3 टायर, और मल्टीपल मशीन्स हैं तो एग्जैक्टली। मल्टीपल टायर है। हमने जी। क्लाइंट साइड को तो नहीं ना देखना ना सर, क्योंकि हमने तो अपनी एज ऑर्गेनाइजेशन को देखना है ना। ऐसे ही है। बस सर, क्लियर, थैंक यू। जी आयशा, आपका सवाल। सर आपने वो एक्टिव और पैसिव अटैक का बताया था, उसको थोड़ा सा एक दफा दोबारा बता दें। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में डिफरेंस मैंने ये बताया था कि जब कोई एडवर्सरी जो है आप पे इस तरह से अटैक करे कि उस अटैक का जो इम्पैक्ट है या जो कॉन्सिक्वेंस है या जो लॉस है आपके लिए वो ऑब्जर्वेबल हो, तो हम उस अटैक को कहेंगे एक्टिव अटैक। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट को मैं अटैक कर रहा हूँ, ऐसी अटेम्प्ट करता है जिससे आपको कोई ऑब्जर्वेबल नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उस अटैक को हम कहेंगे कि ये पैसिव अटैक है। जिसमें मैंने डिफरेंस क्लियर किया था कि एक हमारे पास चीज़ है कि मैं आपकी सर्विलेंस कर रहा हूँ तो आपको कोई ऑब्जर्वेबल नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन एक ये है कि मैं आपके मोबाइल को हैक करके उसमें से डाटा निकाल लेता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये ऑब्जर्वेबल अटैक है कि आपका डाटा डिलीट हुआ, राइट। तो इसमें डिफरेंस होता है एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। मतलब पैसिव अटैक में मतलब इन एंड अटैक तो होगा ना, नुकसान तो होगा, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा होगा मैं उसकी नोयत बता देता हूँ। दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा शख्स उसकी इंफॉर्मेशन सुन रहा है। अब दोनों को नहीं पता, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुना है, ठीक है, जी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई उसने एक्शन नहीं लिया। अब सही। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो लीक हो गई ना। तो ये जो जी। अटैक है जिसमें उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुना है, लीक नहीं किया है, जब अगर वो सुन के चुप हो जाए तो ये पैसिव अटैक है, लेकिन वो सुनकर उसको लीक कर दे तो ये एक्टिव अटैक हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्पाइंग और मॉनिटरिंग वगैरह ये सारे पैसिव अटैक होंगे, हाँ फॉलो जी, करना या। बिल्कुल 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 ऐसे ही। इवन ठीक है। एनालिसिस करना किसी की स्पाइंग करना, इंफॉर्मेशन को सुनना, मॉनिटर करना, बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है। जी। ओके जी, जवाद आपका कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कंट्रोल मैट्रिक्स का पूछना था, मैंने समझ नहीं आ रही थी सर। कंट्रोल मैट्रिक्स। ये सेग्रीगेशन ड्यूटीज के हवाले से पूछ रहे हो या सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? यानी कि हम यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल मैट्रिक्स इज ऑफन यूटिलाइज्ड फॉर असेसिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ कंट्रोल हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो होता क्या है देखो, आगे। मैं बता देता हूँ। मैं कंट्रोल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, ये एक तरह का मैट्रिक्स तो समझते हो ना। जी सर, यानी कि काफी ठीक है। मिलाप किसी चीजों का इस तरह। नहीं नहीं, वो तो चलो एक क्या कहना चाहिए, लफ्जी मायने हो गए। जैसे मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स नहीं होती थी। जी सर, वो एक स्क्वायर में जो होती हैं। हाँ जी। तो होता बेसिकली क्या है कि हम एक साइड के ऊपर रिस्क लिख लेते हैं, ठीक जी। है, और एक साइड के ऊपर हम कंट्रोल्स लिख लेते हैं। मैंने बताया ना कि हमने रिस्क असेसमेंट कर ली, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट करने के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे रिस्क क्या हैं। अब हमने क्या करना है कि हम करते क्या है कि हम एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल की एक साइड के ऊपर तमाम आइडेंटिफाइड रिस्क लिख लेते हैं, और ये समझो उसकी तमाम जो रोज हैं उस पर रिस्क लिख लेते हैं, और तमाम जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल्स लिख लेते हैं। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन से रिस्क के लिए हमने कौन सा कंट्रोल लिया हुआ है। ठहरो मैं एक दफा दिखा भी दूं तुम लोगों को।
अच्छा, ये एक चीज ये भी बता चलूं, ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये हर मतलब ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक प्रैक्टिस होती है अमूमन। सर और भी कोई वेज होते हैं जिससे हम कंट्रोल्स को असेस कर लेते हैं कि हमें किसके लिए किस रिस्क फैक्टर के नहीं लिए नहीं, कौन ये सा? तो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में ही हमने कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जस्ट हम एक उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है उसकी, कि हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ, हमने कौन कौन से कंट्रोल्स ले लिए और कौन कौन से कंट्रोल्स हमें लेने थे। सर ये ऑडिट प्रोग्राम का हिस्सा होगा कंट्रोल मैट्रिक्स जो? ये बिल्कुल ऑडिट प्रोग्राम में बेसिकली ऑडिटर चेकलिस्ट लेके जाता है, ठीक है। तो वो क्या चेक कर रहा होता है कि कौन कौन से कंट्रोल्स को मैंने चेक करना है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं वो अपने पास क्या रखते हैं, हम तो चेकलिस्ट लेके जाते हैं, उनके पास बेसिकली क्या होती है, उनके पास ये मैट्रिक्स होती है कि हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लिए हुए हैं। सर ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं ऑडिट में, जैसे कि ऑडिट चार्टर हो गया, ऑडिट स्कोप हो गया, ऑडिट यूनिवर्स हो गया, और एंगेजमेंट लेटर, और उसके बाद ये ऑडिट प्रोग्राम। इन सब में ना डिफरेंस नहीं पता चलता अमूमन, मुझे नहीं एक पता एक चलता। एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ये पिक्चर शो हो रही है? जी एक मिनट, ओपन हो रही है। ये देखो, ये समरी लिखा हुआ है, ये एसेट्स की आईडी है। आईडी लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एसेट्स की आईडी है, जी सर। ठीक है। इस एसेट को कौन सा रिस्क है ये लिखा हुआ है, जी उसका सर। लाइक्लीहुड क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अब हम उसका कंट्रोल क्या लेना है, ये कंट्रोल है, ठीक है। कौन कंट्रोल लेगा, एक्शन रिसोर्स। कंट्रोल लेने के बाद भी फिर भी कंटीजेंसी करनी है, बैकअप, वो कौन लेगा। ये जो चीज है ये एक तरह की कंट्रोल मैट्रिक्स हो गई, डन सर। ठीक है। समझ आ गई? जी सर। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से बना लेती है। अच्छा, पूछो और कोई सवाल, क्या कह रहे थे? सर ये जो ऑडिट चार्टर, ऑडिट यूनिवर्स, ऑडिट प्रोग्राम एंड ये एक और ऑडिट स्कोप, इन सब में यानी कि डिफरेंस क्या होगा? सारी यानी कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ही होते हैं ये, और? अच्छा, मैं इसका बहुत आसान हल देता हूँ। कभी तुम लोगों ने एंटरप्राइज मैनेजमेंट पढ़ी होगी ना? जी सर, पढ़ रहे हैं। तुम लोगों ने कभी ये पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये तीन चीजें होती हैं, मुंह में सुना होगा। जी सर। अगर तीनों चीजों को पढ़ो तो मोर और लेस एक ही बात होती है, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी जो ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट प्रोग्राम की जब हम बात करें, वो तो हमारा पूरा प्रोसेस को कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम पूछ रहे हो उसमें से ऑडिट स्कोप। ऑडिट स्कोप क्या है कि जो करंट ऑडिट असाइनमेंट हमें मिली है, हमने उसमें किन किन चीजों को कवर करना है, ये हमारा ऑडिट स्कोप होता है। सर ऑडिट यूनिवर्स क्या होता है? वो भी तो यही ऑडिट, चीज़ है। यूनिवर्स, ऑडिट यूनिवर्स। ये तो मैं तुमसे सुन रहा हूँ। सर सिजा की बुक में अभी मुझे पेज नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था ऑडिट यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ, ऐसे ही जैसे ये ऑडिट स्कोप आप बता रहे हैं। ऑडिट यूनिवर्स कह रहे हो तुम? जी सर। अच्छा, तुम उसको कह रहे होगे, फिर वो लिखा होगा ऑडिटेबल कंपोनेंट्स। हेलो? जी सर, आ रही है बस। वो ऑडिटेबल कंपोनेंट्स होंगे। स्कोप होता है एक वाइडर एरिया, ठीक है। मतलब ये कि ये मैंने काफी डिटेल में समझाया भी था कि ऑडिट स्कोप जो है वो बेसिकली
ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे भी डिफाइन किया जा सकता है, और वर्किंग प्रोसेस की बुनियाद पे भी डिफाइन किया जा सकता है। अब अगर मैं कहूँ कि किसी बैंक के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट का ऑडिट करना है, तो मैं इसको पहले कैसे डिफाइन करूंगा कि मैंने और बैंक के कौन से सॉफ्टवेयर को ऑडिट करना है। तो वो चीज़ जिसका मैंने वो यूनिट या वो डिपार्टमेंट या वो एंटिटी या वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोसेस एरिया जिसका मैं ऑडिट करना चाहता हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑडिट यूनिट। अब एक ऑडिट में हमें मल्टीपल चीज़ों को बाजूकात कवर करना पड़ता है, तो उन ऑडिटेबल कंपोनेंट्स को जो कि हम एक ऑडिट असाइनमेंट में कवर करते हैं, उनको बाजूकात हम ऑडिट यूनिवर्स कह सकते हैं। तो ऑडिट यूनिवर्स बेसिकली उन एंटिटीज का मजमुआ है जो हमें ऑडिट के दौरान एग्जामिन करनी है एक्चुअली। सर ये जो ऑडिट यूनिट है इसको हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। ऑडिट यूनिट जो आपने पहले बताया अभी, ऑडिट यूनिट, उसको हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं, यानी कि जिसमें वो होते हैं। नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट का तो मतलब ये है कि बेसिक, अब देखो दो तरह है। अब तुम ऑडिट, ये तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो या ऑडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? सर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों के कॉन्टेक्ट्स में अलग-अलग होंगे? नहीं, मतलब ये कि ऑडिट चार्टर जो है, ऑडिट चार्टर अब कौन लिख के भेजता है? ऑडिट चार्टर लिख के भेजता है आपका ऑडिटी। हेलो, जी जी सर। क्या पूछ रहे हो, दोबारा बोलो। सर जो ऑडिट चार्टर होता है यानी कि उसमें स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि ऑडिट हमने चार्टर स्टेट की होती एक ऑडिट चार्टर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, है। जी सर। ठीक है, और जिसमें पहले वो ऑडिटी से ऑडिटर को जाता है, और फिर ऑडिटर अपनी जो ऑडिट टीम होती है उसको भी वो दे देता है बाजू का। तो ये होता जी है। सर। अच्छा, अगर सर ऑडिटी की मैनेजमेंट ऑडिटर को ना भेजे तो कोई मसला नहीं है। ऑडिटर की टॉप मैनेजमेंट अपने ऑडिटर्स को एज अ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के तौर पे वो चार्टर लिख के भेजती है, लेकिन चार्टर अमूमन उधर से इधर आता है, ऑडिटी से ऑडिटर की तरफ। सर वो सिजा की बुक में एक एंगेजमेंट लेटर भी लिखा हुआ था, एक वो एक ही बात है, पार्टिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है। जी ठीक है सर। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। चलूं आगे? जी सर। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने कहाँ तक कराया था? सर मैं था नहीं, किसी और से पता करना ओके, पड़ेगा। सर I&A एंड AAA के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पढ़ लिया था, शायद अकाउंटेबिलिटी रह गई थी बस। ओके। अच्छा, अब मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी एक समरी बता देता हूँ कि हमने अटैक्स पढ़ लिए। अब मैं आपको लॉजिकल क्या कहना चाहिए, सिक्योरिटी है या लॉजिकल एक्सपोजर्स है, उनके अगेंस्ट जो हमने मेजर्स लेने वो क्या क्या हैं। तो अब ये लिखते जाएं, या ठहरो मैं ही लिख देता हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों की मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी यार। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर, हो रही है। ओके। सर ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट वाले देखेंगे ना, हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लेने हैं। नहीं, देखो, दो चीज़ें। अब यूं समझो कि ये ऑडिटी करेगा, ऑडिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करेगा, ऑडिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट भी करेगा, और ऑडिटर ये जाके देखेगा कि ऑडिटी ने जो कंट्रोल लेना था क्या कंट्रोल लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। यस सर, वो तो समझ आ गई ना, मतलब कि ऑडिटर जाके कॉम्प्लायंस और नॉन कॉम्प्लायंस देखेगा कि कौन कौन से इसको रिस्क थे और इसके अगेंस्ट इसने कौन कौन से कंट्रोल लिए।
तो ये मैं ऑडिटिंग की तरफ से कह रहा हूँ कि ऑडिटिंग की तरफ से कौन सी प्रॉब्लम मैनेजमेंट वाले ये कंट्रोल्स करेंगे ना। प्रॉब्लम मैनेजमेंट वाले मतलब सर वो जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं उसके अगेंस्ट मतलब कि करेक्टिव मेजर्स देखते हैं ना, मतलब कॉज देखते हैं ना प्रॉब्लम का, हम्म। तो वो ये देखेंगे ना कंट्रोल्स, या कोई और देखेगा। नहीं, इसकी बकायदा हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है, रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है, वो ये काम कर रही होती है। ठीक है सर, क्लियर। अच्छा, पहले मैं आप लोग साथ साथ ही नोट करते हैं, मैं ताकि बाद में फिर उसको लिखता जाता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज।
ये लिख लिया सबने? हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया सबने? मेरी आवाज आ रही है? लिख लिया सबने? कुछ जवाब तो दे दो भाई। जी सर, एसएस ले लिए, क्या हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके। अच्छा, अब इसमें आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं साथ साथ ही टॉपिक बताते जाता हूँ। मैंने बताया था कि एक हमारी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अब रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑथेंटिकेशन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वो मैंने सब बता दी थी। ऑथोराइजेशन भी मैंने बता दी। ऑथोराइजेशन क्या होती है कि आपने ऑफिशियली जो भी कोई शख्स काम करता है या रिसोर्स को एक्सेस करने की अटेम्प्ट करता है, तो उसके पास एक ऑफिशियल परमिशन होनी चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमें पता ही होंगी कि कौन कौन सी हैं, तो हम उसका एक ऑथोराइजेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लें। और जब भी कोई शख्स कोई एक्टिविटी करे तो वो क्या करे कि ऑथोराइजेशन जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर ले। तो ये ऑथोराइजेशन होती है। अब आप ये देखें कि इसकी छोटी सी एग्जांपल है
कि जैसा मैं आपसे ये कह रहा था बाजूकात कि ऑपरेटर एरर भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो 2 दिन पहले पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये ब्लैकआउट हुआ था वोल्टेज का, तो मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये मसला क्या था कि ये एक ऑपरेटर एरर है कि एक साहब थे, उन्होंने कोई बटन ऊपर नीचे करना था, उन्होंने नहीं किया। राइट, इससे अंदाज़ा क्या हुआ आपको? अब यहाँ से जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि और उसके बाद जो अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, मसला ये होता है कि उन्होंने एक और बयान भी दिया मिनिस्टर ने आके कि जी हमारे तमाम सिस्टम जो हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, अगर एक में फॉल्ट आएगा तो वो फॉल्ट बाकी जगहों पे प्रोपेगेट करेगा। और ये चीज़ क्या कहलाती है? सिंगल पॉइंट फेलियर, कि अगर एक जगह फॉल्ट आता है तो बाकी तमाम जगहें जो है वो ब्लैकआउट हो जाती हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को खुद ही हाईलाइट करके बता रहे हैं दुनिया को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो हमें उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है जो कि जहाँ पे सिंगल पॉइंट फेलियर है। अब एक इंसिडेंट जो है, फिर ये देखें कि वो जो इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, मीडिया प्रोजेक्शन कैसे की गई, मीडिया जो स्पोक्समैन थे उन्होंने क्या कहा। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग कैलकुलेट करके या उसको एनालाइज करके स्टेटमेंट नहीं देते, हम ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे हम बच जाएं। तो लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि वो चीज़ फिर कवर करने के लिए बहुत सारी और काम भी करने पड़ते हैं। तो ये 2 इंसिडेंट्स आपके सामने हैं, एक वो जिसमें मीडिया हैंडलिंग जो लोग कहते हैं कि गलत हुई, कि एक तो ये पीआईए वाली थी और दूसरी ये जो ब्लैकआउट हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब ये आपके फिजिकल सिस्टम, ये आपका क्रिटिकल सिस्टम है, अगर लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोसेस में जो इंटीग्रेशन हुई भी है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर एक जगह पे प्रॉब्लम आता है तो बाकी जगहों पे भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्या कहलाता है? सिंगल पॉइंट फेलियर, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब उसमें पता नहीं क्या वजह हुई होगी उस, अब वो कैसे ट्रेस करेंगे अगर उस एक्टिविटी का, अब हमारे हर चीज़ मैनुअल है, वही चीज़ ऑटोमेटेड होती तो ये पता चल जाता कि अगर वॉल्व चेंज करना था तो अगर ये कंप्यूटर बेस्ड होता तो कंप्यूटर में हम ऑटो स्केड्यूल कर देते, बंदा भूल भी जाए तो कंप्यूटर खुद ही कर देता। तो ये कॉन्सेप्ट है। बहरहाल 4th पॉइंट पे मैंने लिखा है एक्टिविटी लॉगिंग। एक्टिविटी लॉगिंग क्या चीज़ होती है कि जब भी आप कोई, जिस तरह आप ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता ही है कि अगर ज़रा सी छोटी भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन का अपने पास एक फुटप्रिंट रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि कल को अगर कोई मसला क्रिएट हो जाए तो उस एविडेंस की बेसिस के ऊपर ही एक्चुअल मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो एक्टिविटी लॉगिंग जो है वो, जो भी आप सॉफ्टवेयर लें उसके अंदर वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर की। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बेसिकली हम अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर या आईटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं उन तक जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये बात मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब मैं लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर बता रहा था और मैंने कहा था कि वहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो रखे हों और उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वो सॉफ्टवेयर इशू कराते हैं। तो वो बेसिकली लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए या उन तक एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अमूमन ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, जिससे हमें उन रिसोर्सेज के यूजेज का भी पता चलता है, हमें ये भी पता चलता है कि उसको कौन कौन यूज़ कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो है एंटीवायरस, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है।
जी जवाब। सर ये जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, एक मेथड सॉफ्टवेयर भी होता है, ये उसी तरह का तो नहीं है? कौन सा? METRED, मेथड सॉफ्टवेयर। मीटर्ड, METERED? जी सर। नहीं, ये बेसिक मीटर्ड सॉफ्टवेयर तो उसको कहते हैं जिस तरह हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, या वो पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो, तो उसकी कंजम्पशन जो है उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है रियल टाइम। उस ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारी किसी सर्विस की कंजम्पशन की मॉनिटरिंग करे, उसको मीटर्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड सर वो आपको टाइम मिले आज तो ना, स्टार नेटवर्क एंड सर्कल नेटवर्क भी बता दीजिएगा, वो मॉक में उसके MCQs थे। कौन सा? स्टार नेटवर्क एंड सर्कल नेटवर्क। सर्कल तो नहीं होगा, रिंग नेटवर्क होगा। जी सर, वो रिंग नेट। अच्छा चलो, उसका क्या बताऊं कि वो क्या है? सर ये, जी सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि तुम लोग फ्राइडे को अवेलेबल हो? जी सर, हो जाएंगे, आप ऑर्डर करें। एक मिनट ठहरो जरा, मैं ये पूछ बासिम, जी सर। ये तुम लोग यहाँ क्लासेस कब तक चल रहे हैं? सेशन कब तक का आ गया है? सर 15। नहीं, 15 से आगे नहीं जा सकते क्या? सर हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही हमें कहा था कि 15 तक ख़त्म करना है सेशंस को ना सारे को। 15 तो परसों है। हाँ जी, और ये है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को और क्लासेस भी हो रही होती हैं। मतलब हमारे पास ये संडे तक का टाइम है। हाँ जी। अच्छा। ये लोग दिन में आप लोग दिन में आ सकते हो क्या? ये दिन में अगर मुझे अरेंज कराना हो तो मुझे किसको कहना पड़ेगा? सर शफीक साहब से। और इन लोगों को कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट होगा? इनको सर क्लास में कम्युनिकेट कर दीजिएगा। ओके। अब एक क्लास में लूंगा फ्राइडे को 6 to 9। कमिंग फ्राइडे को मैं क्लास लूंगा 6 to 9 की, राइट? ये सब अपने पास नोट कर लें इस बात को। और फिर फ्राइडे को मैं बताऊंगा कि सैटरडे की क्लास हमने किस वक्त रखनी है। सैटरडे की क्लास हमारी 7 बजे। सैटरडे को तो हमारी क्लास नहीं होती ना? सर कल क्लास है। कल जुमेरात है, नहीं कल क्लास नहीं है। फ्राइडे को क्लास लूंगा, सैटरडे को क्लास लूंगा और संडे को क्लास लूंगा। फ्राइडे को 6 to 9 रखेंगे। सैटरडे को सैटरडे को भी मुझे लगता है कि मुझे लंबा सेशन लेना पड़ेगा। सैटरडे को हम 5:30 to 9:30 कर लेते हैं, मगरिब के बाद। और संडे को भी फिर हम यही टाइम रख लेते हैं, 5:30 to 9:30। 4 घंटे सैटरडे को, 4 घंटे संडे को, 3 घंटे हमारे फ्राइडे को हो जाएंगे। ठीक है बासिम, मैं शफीक को भी बता दूंगा। जी सर ठीक है। ओके। तो अभी हम ये बात कर रहे थे एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एंटीवायरस का काम बेसिकली क्या है कि आपके वायरस को डिटेक्ट करना। ओके। एंटीवायरस जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है, उसको हम कहते हैं, या एंटीवायरस का वायरस को डिटेक्ट करने के दो दो तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है, उसको हम कहते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, और दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। ह्यूरिस्टिक को बाज़ लोग या बाज़ किताबों में बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन भी लिखते हैं या करते हैं।
तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि एंटीवायरस जो है उसका जो डिटेक्शन मेथोडोलॉजी है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो सिग्नेचर बेस्ड होगी या फिर वो बिहेवियर बेस्ड होगी। जो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन है उसको बाजुका ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, अब ये बात बता दूं कि जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जो आज तक वायरसेस दुनिया में आए हैं उनके जो हम सिग्नेचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर एंटीवायरस का जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में उस सिग्नेचर को डाल देते हैं। उससे ये होता है कि जब भी कोई फाइल हमारे एंटी सिस्टम पे आती है तो एंटीवायरस क्या करता है कि उस पर्टिकुलर नई फाइल का सिग्नेचर कैलकुलेट करता है और फिर ये चेक करता है कि उसके डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है क्या उस फाइल का सिग्नेचर उसके डेटाबेस में है। अगर उस फाइल का सिग्नेचर उसके डेटाबेस में हो तो इसका मतलब है कि वो फाइल जो है वो एक वायरस फाइल है, राइट। तो मैंने क्या बताया कि एंटीवायरस के पास वो एंटीवायरस जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करते हैं वो कैसे काम करते हैं मैं ये बता रहा हूँ। एक उसमें क्या होता है कि हर एंटीवायरस का एक डेटाबेस होता है। वो क्या करते हैं कि डेटाबेसेस के अंदर तमाम पॉसिबल वायरसेस के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। अब वो कैसे कर लेते हैं वो एक अलग टेक्निकल डिटेल है, हम उसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो आप ये समझें कि एक एंटीवायरस है, उसके पास एक डेटाबेस है, उसमें उसमें क्या कहना चाहिए, बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं। आप प्लीज़ होल्ड करेंगे, गिव मी 5 मिनट्स, मुझे ऑफिस से कॉल आई था।
हाँ जी, सॉरी। असल में यार आज मेरे को ऑफिस की मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ 1 मिनट कीजिएगा। हाँ जी, सॉरी। असल में एक सॉफ्टवेयर का हमारा है मसला चल रहा है, एनी हाउ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो एंटीवायरस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो कि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करता है, और दूसरा वो होता है जो कि बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन करता है। अच्छा, जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करता है उसमें एक वीकनेस होती है। वो वीकनेस ये होती है कि अगर उसके पास अ, एक नया वायरस आया है और उस नए वायरस का सिग्नेचर उसके पास नहीं है, तो फिर वो उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी वाले ये रिकमेंड करते हैं कि जो एंटीवायरस लेना चाहें वो लेना चाहिए जो कि बिहेवियर बेसिस के ऊपर डिटेक्शन करे। क्योंकि अगर एक एंटीवायरस जो है वो बिहेवियर की बेसिस पर डिटेक्शन करेगा, तो अगर उसके पास सिग्नेचर नहीं भी हुआ तो वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये वायरस है या नहीं है। इसीलिए आजकल आप लोगों ने शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा एक जिसमें हम कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वो डिसीजन ले। तो आजकल जितने भी एंटी वायरसेस हैं उनके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि अगर कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट वहाँ मौजूद नहीं है तो वो जो एंटीवायरस है वो बेसिकली उस इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर डिसीजन ले सके। तो ये तो हो गए एंटीवायरस के काम करने के तरीक़ाकार। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने यहाँ पे ये इम्यूनाइज़र लिखा है, एक स्कैनर लिखा है, या वायरस सिग्नेचर लिखा है। तो स्कैनर ये बेसिकली एंटीवायरस जो है ना उनके काम करने का तरीक़ाकार है। अभी जैसे मैंने स्कैनर लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? स्कैनर ये होता है कि जैसे मैंने अभी भी बताया कि सिग्नेचर बेस्ड। सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर एक पर्टिकुलर बिट ऑफ सीक्वेंस होता है, कोड होता है। तो हर फाइल का दुनिया के अंदर हर फाइल का एक यूनिवर्सल कोड होता है, वो उस फाइल के अंदर एम्बेड होता है। तो ये जो स्कैनर होता है इसका काम क्या है कि ये उन सिग्नेचर्स को तलाश करता है किसी भी फाइल के अंदर। और अगर वो सिग्नेचर उसमें मिल जाए, अगर वो बैड सिग्नेचर उस फाइल पे मिल जाए, तो वो एंटीवायरस उसको ये कहता है कि ये क्या है, ये वायरस है। तो जो स्कैनर्स हैं वो बेसिकली क्या है कि आपसे भी ये याद रखें कि एंटीवायरस जो है वो एक फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर कोड को तलाश करता है, ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स को तलाश करता है, ये फैसला लेने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये वायरस है या वायरस नहीं है। ठीक हो गई बात? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिसमें अच्छा, एक ऐसे भी ये आपने सुना होगा कि हाँ, कुछ वायरसेस, मैंने वायरस के बारे में तो पहले बताया था। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि अपना बिहेवियर बदलते रहते हैं। कभी एक सिग्नेचर बिहेवियर, कभी एक बिहेवियर से अटैक करेंगे, कभी दूसरे बिहेवियर से अटैक करेंगे। तो ऐसे वायरसेस जो कि अपने बिहेवियर को तब्दील करें डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ऐसे वायरसेस को पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में पॉसिबली पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये कौन सा वायरस है? जो कि अपने बिहेवियर को चेंज करे। ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरसेस कहते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब तीसरी बात जो यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ वो मैंने लिखा था इंटेग्रिटी चेकर्स।
इंटेग्रिटी चेकर्स अगेन ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने पहले बताया था कि असल में ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कोड एम्बेड कर देते हैं। तो दुनिया के अंदर ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि उसके अंदर कोड्स होते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम जब भी यूज़र को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो कभी सोर्स कोड नहीं देते बल्कि एग्जीक्यूटेबल कोड देते हैं। तो अब अगर कोई शख्स उसके एग्जीक्यूटेबल कोड में तब्दीली कर दे तो उसका कोड जो है वो तब्दील हो जाता है। एक वो कोड है जो हमने उसके अंदर सेव करके रखा हुआ है, लेकिन अगर वो उसके अंदर जो बिट्स हैं उनको चेंज कर दे तो उसका जो नया कोड होगा वो नहीं होगा जो उसके अंदर सेव है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एंटीवायरसेस हैं वो उनके अंदर भी ये फंक्शनैलिटी होती है कि वो क्या करते हैं कि वो फाइल का इंटेग्रिटी कोड कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फाइल के अंदर जो इंटेग्रिटी कोड एम्बेडेड होता है या हिडन होता है उसको उससे कंपेयर करके देखते हैं। अगर वो कोड तब्दील हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन हुई है, राइट। या इन अदर वर्ड्स से आप ये कह लें कि जो वायरसेस हैं वो जब किसी फाइल के ऊपर अटैक करते हैं तो बाज़ वक़्त फाइल को मॉडिफाई कर देते हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि इस सिस्टम के ऊपर वायरस है? तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ फाइल्स उठा लेते हैं और उन फाइल्स की इंटेग्रिटी कोड को डिटेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि उसका ओरिजिनल कोड क्या था और प्रेजेंट कोड क्या है। अगर वो दोनों कोड आपस में मुख्तलिफ हों तो इसका मतलब ये होता है कि वो फाइल चेंज हो गई है। अब वो फाइल कैसे चेंज हुई? या तो उसको किसी ऑथोराइज शख्स ने चेंज किया होगा या फिर उसको किसी वायरस ने चेंज किया होगा। तो इंटेग्रिटी कोड की बुनियाद पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि एक सिस्टम में वायरस है या वायरस नहीं है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने एंटीवायरस में लिखी हुई है, बिहेवियर ब्लॉकर। बिहेवियर ब्लॉकर ये होता है कि आपने शायद सुना होगा कि जैसे अभी आजकल ये बड़ा लफ्ज़ कॉमन है, क्वारंटीन करना। तो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है कि किसी शख्स को एक जगह तक महदूद कर दो। तो बाज़ औक़ात वायरस इतने तगड़े वायरसेस होते हैं कि जो एंटीवायरस हैं वो उनको डिलीट नहीं कर पाते। तो वो फिर क्या करते हैं कि एंटीवायरस अगर किसी वायरस को डिलीट ना कर पाए, क्योंकि वायरस बाज़ औक़ात बड़ा पावरफुल होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक तरीका ये होता है कि हम वायरस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वायरस मेमोरी में जिस जगह पे लोकेट कर रहा है वो वहाँ से आगे ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड ना करे। तो अगर हम ये काम भी कर लें कि हमने उसकी उसकी हदूद को कंट्रोल कर लिया है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमने एक वायरस को ब्लॉक कर दिया है। तो क्या उसके बिहेवियर को ब्लॉक कर दिया है, तो ये कहलाता है बिहेवियर ब्लॉकर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं इजाफी बताता चलूँ कि हम जब सिस्टम को बूट करते हैं तो जो इन हमारी अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड ड्राइव पे होता है। हार्ड ड्राइव्स हार्ड ड्राइव का हार्ड ड्राइव की वो लोकेशन जो सबसे पहले पढ़ी जाती है उसको कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब अगर अमूमन वायरस क्या करते हैं, उस मास्टर बूट रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल क्या कहना चाहिए, बूट नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप एक मशीन पे काम कर रहे हैं और एकदम से ब्लू स्क्रीन आ जाती है और दोबारा आप उसको बूट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जो मालवेयर्स होते हैं वो उस बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंटीवायरस का काम क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर वो कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करे उसको ना करने दो। तो ये बिहेवियर ब्लॉकर की एक एग्जांपल है। यहाँ तक बात कुछ क्लियर हुई? अच्छा, एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो आज मैं कंप्लीट कर दूँ। उसको कहते हैं इम्यूनाइजर्स। इम्यूनाइज़र एक तरीका है कि जो कि एंटीवायरस यूज़ करते हैं ये पता चलाने के लिए कि जो फाइल थी उसको मॉडिफाई किया गया है या नहीं किया गया है। तो एंटीवायरस क्या करते हैं कि अगर आप जिस तरह अपनी मशीन के ऊपर एंटीवायरस स्कैन चला दें तो वो क्या करेंगे, मतलब ये वन ऑफ द वेज है।
तो क्या करेंगे, हर फाइल को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हर फाइल के आखिर में खुद से एक कोड इम्बेड कर देंगे। और उसके बाद जब उसको कुछ अरसे के बाद दोबारा आप स्कैन करेंगे तो फिर वो ये चेक करेंगे कि क्या इस फाइल का कोड जो हमने इम्बेड किया था वो चेंज हुआ है। अगर वो चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल को किसी वायरस ने चेंज किया है। तो करते क्या है, एंटीवायरस, कुछ एंटीवायरस मैंने बताया क्या करते हैं, या तो सिग्नेचर बेस्ड काम करेंगे, कुछ एंटीवायरस क्या करते हैं, वायरस की बिहेवियर को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं कि फाइल के, वो वायरस पे कोई काम नहीं करते, वो फाइल्स के ऊपर, फाइल के अंदर कोई कोड इम्बेड कर देते हैं और ये देखते हैं कि ये फाइल वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसके लिए क्या तरीका बताया था, इम्यूनाइजर है या इंटेग्रिटी चेकर्स है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो वायरस, मैं दफ़ा कंक्लूड कर दूं, वायरस दो तरह के हैं, या तो सिग्नेचर बेस्ड होते हैं या बिहेवियर बेस्ड होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसके अलावा वायरस, एंटीवायरस के काम करने की जो अप्रोचेज हैं, उसमें एक अप्रोच क्या है कि वो इंटेग्रिटी चेकर है, बिहेवियर ब्लॉकर है, स्कैनर है या इम्यूनाइज़र है। तो ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी। इसमें आप जाके किताब में पढ़ें, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन फ्राइडे, फ्राइडे 6 ऑनवर्ड। जी, अब बताएं सर पूरी। सर ये 4 आवर्स की क्लास काफी लोगों के लिए अटेंड करना। हाँ, सर मैं कह रहा था कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन काफी लोगों के लिए 4 आवर्स की क्लास अटेंड करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर्सनल क्लासेस रख लें या किसी सेपरेट टाइम पे? मुझे आवाज समझ नहीं आई, तुम्हारी बात क्या कह रहे हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत नॉइज है तुम्हारी आवाज में। सर अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। सर मैं कह रहा था कि जो ये 4 आवर्स की क्लास आप कह रहे हैं कि 3, तो ये काफी लोगों से पॉसिबल नहीं होगा अटेंड करना। तो इनको हम किसी यानी कि सेपरेट टाइम पे खुद नहीं रख सकते? क्या मतलब? मतलब कि नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में कुछ क्लासेस, या ये 3 हो जाएं इस तरह थोड़ी थोड़ी नहीं, इन करके? लोगों ने तो कंक्लूड करनी है। 3 घंटे का क्या मसला है, किसको, किसी को क्या इशू है? सर वो अंदर घर में क्लास लेना, मतलब कि कुछ भी हो जाता है ना, मतलब कोई अचानक ही आ जाता है, फिर वो अंदर क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाती नहीं तो माइक, तकरीबन 75 आवर्स मैंने पढ़ा लिए, तो माइक बंद करके रख लो भाई, जब पूछना हो तो पूछ लो। वो तो फिर अपने एंड पे प्रॉब्लम है ना, वहाँ कंट्रोल बता दो सबको कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, ये तो कोई इशू नहीं है। है। ओके क्लास सर, और मैंने वो ले ली। हाँ, रिंग नेटवर्क एंड स्टार नेटवर्क बता दें। वो नेक्स्ट में कराऊंगा, आज आई एम वेरी टायर्ड। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो कवर कराऊंगा। ओके सर। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपको याद करवाना था, आपने कहा था मैं लास्ट पे एमसीक्यूज भी दूंगा कुछ। हाँ, वो मैं कराऊंगा। मैं 1-2 दिन में उसको होमवर्क करके फिर आप लोगों को कराता हूँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराता हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। वासिम। सर जी, जी सर। बस मैं ये आंसर का सवाल ले लूँ, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करता हूँ सेशन को। और अब नेक्स्ट क्लास में ही फ्राइडे को है 6 to 9, राइट? ओके सर। मैं सभी को भी बता दूंगा। जी बताइए आंसर। सर मैं ये कह रहा था सर, वो मेरा जो वो था आपसे सर, तो उसको जरा देख लिया काइंडली। कोई अगर क्वेश्चन वगैरह करना हो तो किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ मैं? ओके ओके, वो मैं बता दूंगा, सबको बता दूंगा। ठीक है सर। और लास्ट सर ये पूछना था कि वो जो आपने एक डेटा बेस और डीबीएमएस में एक चीज बताई थी, हाँ जी, पूछे। तो वो जो सर अगर डेटाबेस है, वो हम जो डेटाबेस है वो कलेक्ट थ्रू डीबीएमएस कर रहे होते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब अगर मिसाल है कि मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन अगर पेपर बेस्ड आई हुई हैं, तो मैं डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके ऊपर टेबल्स बनाते हूँ और उसके ऊपर मैं उसको राइट कर रहा हूँ। तो सर मैं डाटा बिल्कुल एंटर ठीक करते हो। डेटा को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, बिल्कुल सही समझाऊँ ना मैं? डाटा को रिकॉर्ड नहीं, डाटा को पंच करेंगे आप पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू, पंच यानी मतलब मतलब? एंटर करेंगे।
इनपुट करेंगे। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा इनपुट करेंगे, ठीक है सर, ठीक ठीक सर, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। थैंक यू।